नमस्कार, मैं सुहासिनी अरुण दीक्षित महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जनता विद्यालय खोपोली की एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं अब गुजरात के मानसरोवर अपार्टमेंट जामनगर में रहती हूँ। मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन का पश्चाताप नाम की एक नाटिका लिखी है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम डाल दिए। इस अमानवीय घटना में लाखों बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोगों का कोई दोष नहीं था, कोई गलती भी नहीं थी। फिर भी अपनी मुस्कुराती हुई खुशहाल जिंदगी उन्हें खोनी पड़ी। इस परमाणु बम को बनाया तो था वैज्ञानिकों ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उसका इस्तेमाल मानव जाति के कल्याण के बजाय बर्बादी के लिए किया जाएगा। उस संशोधन का गलत इस्तेमाल तो राजनीति के तहत नेताओं ने किया। मैं एक शिक्षिका होने के नाते चाहती हूँ कि बच्चों, आप पढ़ कर बड़े हो जाओ। आप जो चाहें वो बन सकते हो। अगर वैज्ञानिक बनो तो अपने देश का नाम रोशन करो, लेकिन आपने अगर ऐसा कोई हथियार या आविष्कार बनाया तो उसे किसी राजनेता के हाथ सुपुर्द ना करें, जिससे आपके ज्ञान का संशोधन का उपयोग मानव जाति के कल्याण, प्रगति, उन्नति के लिए करने के बजाय विनाश के लिए किया जाएगा। बच्चों, आज हिरोशिमा नागासाकी पर ये दुर्घटना जो हुई थी उसको 75 साल हो गए और दुनिया में फिर से वही विनाश वाला पुराना माहौल बन रहा है। बड़े बड़े राष्ट्र अपना अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए एक दूसरे को नष्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैं दुनिया के सभी लोगों को, ज्यादातर आने वाले नई पीढ़ी के युवाओं को सजग करना चाहती हूँ। आप हमेशा सतर्क रहे, मानव जाति के विनाश के कार्य में योगदान ना दे। आप ऐसा कोई आविष्कार ना करें जो कि पॉलिटिशियन जबरदस्ती से आपसे छीनकर इस खूबसूरत दुनिया का और मानवता का विनाश करे। धन्यवाद। हम अब नाटिका देखते हैं जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का पश्चाताप। अल्बर्ट आइंस्टाइन का पश्चाताप। और उसमें सभी काम करने वाले हैं ना, वो हमारे सब मानसरोवर के बच्चे हैं। उसका नेपथ्य किया है सौमेघना भाविन लवा। लेखिका और दिग्दर्शिका तो मैं खुद हूँ, मिसेस सुहासिनी दीक्षित। पात्र परिचय: पत्रकार ताकादा, परिन कमल पटेल। पत्रकार नाकामुरा, अभिजय कौशिक विश्वास। मार्को नंदना सुभाष नायर। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का किरदार निभा रहा है शम्य भाविन लाव। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मार्गो। आज तो आपकी नींद अच्छी हुई क्या? हाँ, हो गई। ठीक हुई ना? नहीं ना मार्गो, नींद ही नहीं आती। रात भर आंखों के सामने बॉम्ब से जली हुई भीषण आग, उसमें जले हुए लोग, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए, रोते हुए और चीखते हुए लोग ही तो नजर आते हैं। तो नींद कैसे आएगी? करूँ तो क्या करूँ? धीरज रखिए सर जी। मुझे आपसे यह पूछना था कि आपको जो बड़े बड़े विस्फोटों की आवाजें आती थी वो थोड़ी कम हुई या नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, वो जापान से आने वाले पत्रकार, क्या नाम था उनका? जब से उनका मुझे मिलने के लिए खत मिला तब से थोड़ा सुकून मिल गया है। मैं ही जापान जाके उनसे मिलूं क्या?
नाफिस बीमार अवस्था में आप वहाँ कैसे जा पाओगे? वो तो पत्रकार आने वाले हैं ना, उनसे मिलो और उनके साथ मैसेज भेजो। वो पहुँचा देंगे आपके भावनाएं उन तमाम लोगों। ऐसे क्यों सोच रहे हो? वर्षों से तुम्हारे मन को पीड़ा हो रही है। तुम सभी वैज्ञानिकों को लोगों ने फंसाया, तुम सभी सबके ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया और जापान की बर्बादी हुई। जब हिरोशिमा में मरने वाले लोग रोज आपके सामने मर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद ही नहीं आती। हाँ मार्गो, एक दफा जापान में जाकर उन सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ, पर बुढ़ापा और बीमारी की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। पर मरने से पहले मुझे उन लोगों से मिलना ही होगा। ठीक है, अब ठीक होने के बाद चाहिए सर जी। अभी वो तो पत्रकार आने वाले हैं ना, जब मिलने वाले हैं ना, तो चलो उससे मिलो। हाँ, मैं मिलूंगा उन पत्रकारों से। मैं उनको मेरे मन की बात बता दूंगा। विज्ञान संशोधन ये किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। 20वीं सदी के पहले से ही इस विश्व के सभी वैज्ञानिकों की एक दुनिया थी। हम सब दिन रात लगातार मेहनत और रिसर्च करते थे। बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा था। दिन रात लगातार रिसर्च रिसर्च रिसर्च। सर, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, आप थोड़ा आराम करिए। अभी वो दो पत्रकार आने वाले हैं, उनसे आप मिलो। हाँ, आई, प्लीज वेट। हेलो सर, आपका शुभ नाम क्या है? आपको किससे मिलना है? हम जापानी पत्रकार हैं। आइए आइए। आप भी वो दो पत्रकार हैं जिन्हें सर जी देख रहे हैं। बैठिए। आइंस्टाइन साहब, एल्बर्ट साहब घर में है क्या? हाँ, वो अंदर है, आप बैठिए, उनको बुलाती हूँ। क्या सर जी हमसे आज बात करेंगे? लोग बोलते हैं कि वो बहुत दुखी हैं। अब ना बोल के क्या करेंगे? अब उनको बोलना ही पड़ेगा। हमारे 3 लाख जापानियों को मौत के घाट उतारने वाले वही तो है, अनुपम के पिता। सच बोले तो उनकी ही जिम्मेदारी है। उन्हें हमारे देश में आकर हम जापानियों से गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी चाहिए। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। 19th सेंचुरी में भारतीय तत्वज्ञ महर्षि कणाद और ग्रीक तत्वज्ञ डेमोक्रिट्स दोनों ने द्रव्य यानी मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स की खोज की। उसके बाद जॉन डाल्टन ने तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दुनिया के सामने रखी। फिर दुनिया के सभी वैज्ञानिक परमाणु के खोज में लगे रहे। सर जे जे थॉमसन ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज। उसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा, बीटा और गैमा किरणों के प्रयोग किए। 1908 में उन्हें इन्वेस्टिगेशंस इनटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। और उसी परमाणु के अंदर एक बड़ी विनाशकारी शक्ति छुपी होती है। ये सिद्धांत खुद आइंस्टाइन द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था ना। उनका मत था कि परमाणु विघटन से निर्माण होने वाली प्रचंड ऊर्जा का उपयोग स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। हाँ, लेकिन 1929 में जब परमाणु निष्क्रियकरण का प्रयास दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जैसे नील्स बोर, लॉर्ड रदरफोर्ड और अनेक वैज्ञानिक, जेम्स चैडविक ने तो उसी परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन के साथ तीसरे कण न्यूट्रॉन की खोज की। और
और उसी न्यूट्रॉन में अणुकेंद्र के विभाजन की शक्ति होती है। परमाणु विघटन के दौरान जो हिस्सा नष्ट हो जाता है वही प्रचंड ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हाँ, लेकिन ये विशाल ऊर्जा का विनाशकारी रूप तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर और नील्स बोर ने पहले से ही दुनिया के सामने लाया था, और उन्होंने तो इस परमाणु बम तो डाला ही गया ना, और उसके भयानक दुष्परिणाम हमें ही भुगतने पड़ रहे हैं। नाकामुरा, धीरे से बोलो और शांति रखो। हम इतने दूर से एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का इंटरव्यू लेने आए हैं, ये ध्यान में रखो, और अपना दिमाग इधर मत लड़ाओ। आइंस्टाइन सर आ रहे हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हम जापानी पत्रकार हैं। आई एम मिस्टर ताकादा फ्रॉम जापान। एंड आई एम मिस्टर नाकामुरा फ्रॉम जापान। तो तुम दोनों जापान से आए हो ना? वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वास्तव में मुझे यह इंटरव्यू पहले ही देना चाहिए था, लेकिन मेरे में उतना धैर्य ही नहीं था। आपका पत्र आया और मैं तुरंत ही सहमत हो गया। हम आपको वास्तव में इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दुनिया की आबादी इतनी बढ़ गई है। क्या आपने इसी आबादी को कम करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका था? बिल्कुल नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हो? हिरोशिमा में तो भीषण नरसंहार हुआ, और वो तो अक्षम्य अपराध है, और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर मुझे पहले ही पता होता कि जर्मन का हिटलर परमाणु बम बनाने में सफल होने ही नहीं वाला है, तो मैं परमाणु बम बनाने की स्वीकृति कभी नहीं देता। और अब बात करके क्या फायदा? सर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इतना सम्मान मिलने के बाद भी आपने जर्मनी क्यों छोड़ी? जर्मनी में 19 साल तक मेरा शोध कार्य बिना रोक टोक के चालू ही था, पर जनवरी 1933 में जर्मन सरकार पर हिटलर का प्रभाव पड़ गया, और सभी जू धर्मीय लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। तो भी मैं पीछे नहीं हटा। जब जर्मन सरकार ने मेरा घर बार जब्त कर लिया, तो मैं परेशान हो गया। क्या आपने अमेरिका के इसी दबाव की वजह से परमाणु बम उन शासकों को सौंप दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं अमेरिका पहुंचा, तब वहां के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी और जिलार्ड दोनों ने ही परमाणु बम से होने वाले परिणामों पर बड़ा शोध निबंध लिखा था, और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी परमाणु बम पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया ही था। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को चिट्ठी लिखी, जिसमें हम भी हिटलर से पहले परमाणु बम बना सकते हैं, ये लिखा था। पूरे विश्व की ये बड़ी खोज अकेले अमेरिका को आपका ये देने का फैसला धोखादायक ही था। नहीं, मैंने लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया था कि अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए इस विश्व के सभी देशों की एक केंद्रीय विश्व समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस विनाशकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, ऐसा आश्वासन उन शासकों ने दिया था क्या? हाँ, दिया था। इसलिए तो सभी वैज्ञानिकों की ओर से रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपना परमाणु ज्ञान अमेरिका को सौंप दिया। आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की? अमेरिकी शासक खुद को शांति प्रिय मानवतावादी मानते हैं, लेकिन उन्होंने हमें दिए हुए वचन तोड़ दिए। मेरा सपना तो साकार होने से पहले ही टूट गया। सब खत्म हो गया। किसी ने हमारा कहना माना ही नहीं, और परमाणु बम के दुरुपयोग करने की ठान ली। अमेरिकी शासकों ने सभी वैज्ञानिकों को धोखा दिया, और आप सब देखते ही रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अमेरिकी शासकों ने हमारे परमाणु ज्ञान का उपयोग राजनीति के स्वार्थ के लिए ही किया। किसी भी वैज्ञानिक ने आवाज नहीं उठाई। नील्स बोहर ने परमाणु बम से होने वाले दुरुपयोग पर सार्वजनिक रूप से विरोध किया और हमें समर्थन दिया। हम सभी वैज्ञानिक
ट्रूमन प्रेसिडेंट बन गए। हाँ, और हैरी ट्रूमन प्रेसिडेंट बन गए। विस्फोट करने से पहले उन्होंने आपसे बात की थी या नहीं? अब परमाणु ज्ञान तो ट्रूमन को मिल गया था, उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं थी। और इसी समय दुनिया की हालत भी बहुत बिगड़ गई थी और हिटलर की तानाशाही बुलंदी पर थी। और तो और यूरोप में हिटलर का आतंक भी छा गया था। हाँ, इसी समय दूसरा महायुद्ध चालू ही था। लगभग 70 देशों की स्थल, जल, वायु सेनाएं इसमें सम्मिलित थी। इस युद्ध के दौरान विश्व को 2 भाग में बांटा था। मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। जर्मनी ने यूरोप में बड़ा साम्राज्य बनाने के उद्देश्य से पोलैंड पर हमला बोल दिया और कुछ हद तक वो सफल भी रहा। 1941 में हमारा जापान साम्राज्य भी धूरी राष्ट्र की तरफ से युद्ध में कूद गया। जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया। 1 घंटा 15 मिनट तक बमबारी की। इसमें 24,000 से ज्यादा अमेरिकी जवान मारे गए। 19 जहाज, जिसमें दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाज भी नष्ट हुए और 328 अमेरिकी विमान भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना से अमेरिकन इंटेलिजेंस ब्यूरो की दुनिया में आलोचना की गई। इस पर्ल हार्बर बमबारी का बदला तो अमेरिका को जापान से लेना ही था ना। और इसी युद्ध के दौरान 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जापान को समर्पण करना ही पड़ा। और ट्रूमन को मैनहट्टन योजना की जानकारी मिली। दिखावे के तौर पर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और सैनिकों ने इस योजना को DSM यानी डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल ऐसा गोपनीय नाम रखा था। विस्फोट करने की योजना प्रेसिडेंट ट्रूमन ने ही अमल में मिलाई थी क्या? हाँ, इस मैनहट्टन योजना को ब्रिटेन और कनाडा का सहयोग मिला और ट्रूमन ने तुरंत ही यूरेनियम से बना हुआ लिटिल वॉर नाम का परमाणु बम हिरोशिमा पर डाल दिया और 3 ही दिनों में प्लूटोनियम से बना हुआ फैटमैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर डाल दिया। अमेरिका के इस बम कांड में लाखों बेगुनाह लोग मौत के घाट चढ़ाए गए और जो बचे उनका तो इलाज करने वाला भी नहीं बचा। परमाणु बम के इन प्रयोगों से हिरोशिमा और नागासाकी में इतनी तबाही हुई कि हम सदियों तक इसके दुष्परिणाम झेलते ही रहेंगे। सर जी, मुझे तो बार बार अचरज हो रही है कि शांति में यकीन रखने वाले आपने ऐसी चिट्ठी लिखी ही क्यों? मैं मानता हूँ कि मेरी चिट्ठी से ही शुरू हुआ इस विनाशकारी परमाणु बम का पर मुझे इसका जिंदगी भर अफसोस रहेगा। आप सभी के विरोध करने पर भी उन शासकों ने आपको कैद नहीं किया, आपके साथ छल हुआ। उन्होंने हम पर नजर रखी और पूछताछ का आदेश दिया। देखो कैसे। सर जी, अब हम जापान वापस जा रहे हैं। आपको वहाँ के लोगों को और कुछ कहना है? मुझे तो वहाँ आकर आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, पर बुढ़ापा और बीमारी की वजह से मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जाने दो ना सर जी, हम आपका संदेश उन तक पहुँचा देंगे। उनसे कहो, मानवता ही सच्चा धर्म है। सभी को एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। स्वार्थी राजनेताओं को साथ देने की बजाय वो करो जो आपकी अंतरात्मा कहती है। इस दुनिया में मानवता का मंदिर भी बनाया जाना चाहिए। घृणा, क्रोध और लालच को नष्ट किया जाना चाहिए। विश्वासघात की राजनीति के जगह जन कल्याण की राजनीति लाई जानी चाहिए। भगवान के सभी बच्चे इस मानवता के मंदिर में खुशी के गीत शांति से गा सकेंगे। सर जी, हम आपके मानवता धर्म के विचार उन लोगों तक पहुंचा देंगे।